सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। जिस प्रकार से हमारी रिवीजन क्लासें चल रही थी सेकंड बुक की, और सेकंड बुक में हमने पहला चैप्टर पढ़ा। अब पहला चैप्टर क्या था कि मेरा पहली बार मैं कैमरे के ऊपर आ रहा था, कभी मैंने ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है, हमेशा ऑफलाइन पढ़ाया, तो इस वजह से दिक्कत थी। तो पहला चैप्टर थोड़ा स्लो तैयार हुआ, उसके 2 भाग भी बने। और जिस प्रकार से मैंने कहा था कि रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपको जल्दी जल्दी जो चैप्टर है वो कवर करवाया जाए और अधिक से अधिक याद करवाने की कोशिश हो। तो अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सेकंड चैप्टर ले रहे हैं सेकंड बुक का, और दूसरे चैप्टर का नाम है प्रवास, कारण और परिणाम। जो आपका पाठ है दूसरा, उसका नाम है प्रवास, कारण और परिणाम। एक और चीज, जैसे कुछ लड़के बोलते हैं कि ऑफलाइन क्लास जैसे कुछ माहौल जो बीच में हम हंसी मजाक कर लेते थे, तो उसका ऐसा सिस्टम है कि अभी कैमरे के ऊपर आपको पता है कोई दिखाई नहीं देता, तो ज़बरदस्त मेरे को बोलना पड़ता है। तो अभी हम अगले सत्र के अंदर इन चीज़ों को देखेंगे। अभी आपको सिर्फ याद कराने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, और याद करवाने के लिए आपको है पॉइंट टू पॉइंट चलना है। आप अगर रेगुलर बने रहोगे तो निश्चित तौर पे आप है वो इसको कवर कर पाओगे। तो हमारा अगला चैप्टर है प्रवास, कारण और परिणाम। हम देरी नहीं करते हुए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये प्रवास क्या है। तो प्रवास के बारे में आपने पढ़ा है कि प्रवास लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, स्थानांतरण, जो स्थानांतरण होता है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान किसी कारण से, तो वो क्या कहलाता है? प्रवास। यानी लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान किसी कारण से स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? प्रवास। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान किसी कारण से स्थानांतरण क्या कहलाता है? प्रवास। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी गांव में रह रहा है, ये किसी व्यक्ति का गांव है, और वो रहने के लिए शहर चला गया, तो उसने गांव को छोड़कर जब वो शहर जा रहा है तो ये उसका क्या हो गया? प्रवास। तो यहाँ इस परिभाषा का अर्थ आप एक बार फिर देखना कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कारण से स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। तो आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी, और ऐसी परिभाषाएं आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में 3-4 कुछ परिभाषाएं जरूर पूछी जाती है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखना। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान किसी कारण से रहने के लिए स्थानांतरण क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अब हम देखते हैं प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार हमारी जो बुक है उसके अंदर प्रवास के 2 प्रकार दे रखे हैं। पहला जो प्रकार है वो है उत्प्रवास, और दूसरा है आप्रवास। उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास। आप्रवास। यहां एक चीज समझना आपने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक कोई व्यक्ति है और ये उसका गांव या कोई स्थान है ए नाम का जिस पर वो रहता है। दूसरा एक स्थान है बी। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप इसको श्री गंगानगर जिला ले लो और ये हमारा हनुमानगढ़ जिला ले लो, तो ये कोई व्यक्ति इस स्थान ए पर रह रहा है और वो स्थान बी पर जाता है। तो ये व्यक्ति जिस स्थान पर रह रहा है, जिस स्थान पर पहले ये व्यक्ति रह रहा है, ये इसका उद्गम स्थल कहलाता है। और ये व्यक्ति अपने इस उद्गम स्थल को छोड़कर बी स्थान पर चला गया, तो जिस बी स्थान पर गया वो इसका कहलाया गंतव्य स्थल। गंतव्य स्थल। तो यहां जब ये उद्गम स्थल को छोड़कर गंतव्य स्थल पर जाता है तो ये उद्गम स्थल तो इसका कहलाता है उत्प्रवास, और जिस स्थान गंतव्य स्थान पर पहुंचा है वो इसका कहलाता है आप्रवास।
तो यहाँ आपको यह समझना पड़ेगा कि वह स्थान जिसको व्यक्ति छोड़कर जाता है या वह उद्गम स्थल जिसको व्यक्ति छोड़कर जाता है तो वह स्थान उसका कहलाता है उत्प्रवास, तथा जिस स्थान पर वह पहुंचता है वो क्या कहलाता है, आप्रवास। तो आपको अब यहां से समझ में आया होगा कि उत्प्रवास क्या है और आप्रवास क्या है। लिखना चाहो तो आप इनकी परिभाषाओं लिख सकते हो कि जिस स्थान, जिस उद्गम स्थल को व्यक्ति छोड़कर जाता है, छोड़कर अन्यत्र जाता है, अन्यत्र जाता है, तो छोड़ा गया स्थान उत्प्रवास कहलाता है। जो छोड़ा गया स्थान है वही क्या कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है। और तथा जिस नए स्थान पर जाता है व्यक्ति, जिस नए स्थान पर जाता है तो वह स्थान उसका आप्रवास कहलाता है, उसका आप्रवास। तो अब आपको परिभाषाओं से समझ में आ गया होगा कि जिस स्थान को छोड़कर जाता है वह व्यक्ति का उत्प्रवास कहलाता है और जिस नए स्थान पर व्यक्ति जाता है वह उसका क्या कहलाता है, आप्रवास कहलाता है। तो उत्प्रवास उद्गम स्थल होता है जिसको व्यक्ति छोड़ता है और आप्रवास आपको पता है गंतव्य, ये गंतव्य स्थल होता है जिसके ऊपर व्यक्ति आता है। तो ये दो चीज आप ध्यान में रखना, उत्प्रवास में स्थल छोड़ता है उद्गम स्थल को और आप्रवास में गंतव्य स्थल पर आता है। तो आपको समझ में आया होगा प्रकाश के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार, एक है उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास। अब हम आगे टॉपिक के अनुसार अगर चर्चा करें, और क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो मैं अब आपसे जिस प्रकार से वादा किया था कि कम समय के अंदर पूरा चैप्टर है वो आपको कवर करके दूंगा। तो आगे अब इसमें एक टॉपिक और है प्रवास की धारा। प्रवास की धारा, प्रवास की धाराओं की मैं बात करूं तो प्रवास की दो धाराएं हैं, प्रवास की भी दो धाराएं हैं। सबसे पहला एक आता है आंतरिक प्रवास, आंतरिक प्रवास, और दूसरी प्रकाश की धारा है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो प्रवास की दो धारा है, एक आंतरिक प्रवास और दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास क्या होता है, तो देश के अंदर होने वाला प्रवास। आंतरिक प्रवास का मतलब है देश के अंदर होने वाला प्रवास। देश के अंदर कैसे, जैसे देश के हमारे राज्य हैं, देश में जो शहर हैं, अगर देश के भीतर ही कोई व्यक्ति प्रवास कर रहा है तो देश के अंदर होने वाला प्रवास। जैसे कोई व्यक्ति राजस्थान से गुजरात चला जाता है या राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से कोई व्यक्ति जयपुर चला जाता है तो वो देश के अंदर यानी भारत देश के अंदर ही प्रवास हो रहा है, तो वो कहलाता है आंतरिक प्रवास। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, तो देश से बाहर दूसरे देश में होने वाला प्रवास। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की परिभाषा लिख सकते हो, देश के बाहर होने वाला प्रवास, देश के बाहर होने वाला प्रवास, या आप दूसरी परिभाषा लिख सकते हो दो देशों के मध्य होने वाला प्रवास। दो देशों के मध्य होने वाला प्रवास क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो वैसे सभी ने पहले से पढ़ रखा है, रिवीजन चल रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आंतरिक प्रवास होता है वो देश के अंदर होता है, देश के राज्यों में या देश के शहरों में या किसी राज्य के अंदर हो सकता है। तो आंतरिक प्रवास देश के अंदर ही होता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है वो देश के बाहर किसी दूसरे देश में होता है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रवास की कितनी धाराएं हैं, दो, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जो देश के अंदर इधर उधर जाते हैं वो हो गया आंतरिक प्रवास, और देश से बाहर कोई विदेश में जा रहा है तो वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। लेकिन अब जो एक मजेदार टॉपिक आ रहा है उसको गौर से देखना है। आगे एनसीईआरटी या हमारी बुक ने जो लिखा है वो लिखा है आंतरिक प्रवास की धाराएं, आंतरिक प्रवास की
धाराएं। और आंतरिक प्रवास की धाराओं के अंदर आंतरिक प्रवास की जो हमें धाराएं दी गई है बुक में वो है 4, और वैसे ही 4 होती है। कैसे कि देश के अंदर प्रवास किस प्रकार से हो सकता है। तो देखो एक बार मैं लिखता हूं आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, गांव के लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा हम शहर में जाएंगे। एक तो ये होता है कि ज्यादा हमें प्रवास देखने को मिलता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो शहर चले जाते हैं, किसी की सर्विस लग गई, कोई बच्चे पढ़ाने के लिए जाता है। दूसरी चीज हमने ये देखी कि कोई व्यक्ति शहरों में सर्विस कर रहा था, तो वो क्या होता है कि उसकी जब रिटायरमेंट हो गया या अन्य किसी कारण से सर्विस जब पूरी हो गई तो वो उस शहर को छोड़कर वापस अपने क्या आ जाता है, गांव आ जाता है। तो वो शहर से गांव आ गया। तीसरा हम क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति छोटे शहर में रह रहा है, जैसे कोई व्यक्ति श्री गंगानगर में रह रहा है और थोड़े दिनों के बाद में वो रहने के लिए जयपुर चला जाता है, तो वो शहर से कहाँ चला गया, किसी बड़े शहर चला गया। और कई बार ये भी हमने देखा होगा कि कोई व्यक्ति गांव में रहते हैं और बहुत सारे लोग हैं वो दूसरे गांव में जाकर बस जाते हैं। पुराने समय में तो ऐसा बहुत ज्यादा होता था, तो वो गांव से गांव चला गया। इसी प्रकार आंतरिक प्रवास की भी है, वो 4 धाराएं हैं। या तो व्यक्ति गांव से कहां जा सकता है, गांव जा सकता है सीधी सी बात, या फिर वो क्या कर सकता है, गांव से किसी शहर में जाएगा, गांव से शहर, या फिर क्या हो सकता है वो किसी छोटे शहर में रह रहा है और किसी दूसरे शहर में चला जाएगा, तो शहर से शहर। और या फिर वो चौथा काम ये कर सकता है कि शहर से गांव। अब देश के अंदर आपको पता है देश 2 ही जगह बसा हुआ है, या तो देश में गांव है या देश में क्या है, शहर है। तो कोई व्यक्ति गांव से गांव जा सकता है, गांव से शहर जा सकता है, शहर से शहर जा सकता है और शहर से गांव जा सकता है। बस वो इतना ही कर सकता है। तो आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हुई, 4। गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से शहर और शहर से गांव। और यहां ध्यान रखने योग्य बातें मैंने ये बताई थी कि जब एग्जाम में ये पूछ ले आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं, 4। कौन कौन सी, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से शहर और शहर से गांव। और पूछ ले आंतरिक प्रवास नहीं पूछकर प्रवास की धाराएं पूछ ले, तब आपको करना है 2, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। एक बार और ध्यान रखना, अगर पेपर में पूछ रहा है प्रवास की कितनी धाराएं हैं, 2, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जबकि आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं, 4। यहां कंफ्यूज मत हो जाना, वो पूछे आंतरिक प्रवास आप लिखे हो प्रवास की, वो पूछे प्रवास आप लिखे हो आंतरिक प्रवास की। तो ये ध्यान में रखना, प्रवास की 2 धारा, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जबकि आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं हैं। तो यहां तक आप एक बार देखना चाहो तो दोबारा देख लेना। पहले परिभाषा आई, प्रवास किसे कहते हैं, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कारण से स्थानांतरण क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। फिर हमने पढ़ा प्रवास के प्रकार, तो प्रवास के हमने 2 प्रकार पढ़े, एक था उत्प्रवास और दूसरा था आप्रवास। फिर हमने पढ़ी प्रवास की धाराएं, तो प्रवास की 2 धाराएं, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। एग्जाम में पूछ ले आंतरिक प्रवास क्या है, तो देश के अंदर होने वाला प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, तो देश के बाहर होने वाला प्रवास। फिर हमने पढ़ा कि आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं, 4 धाराएं हैं। कौन कौन सी है, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से शहर और शहर से गांव। तो अब आप देखोगे यहां तक आपका लगभग क्या हो चुका है, क्लियर। और आगे हम बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो आप रेगुलर जब इस पे बने रहोगे तो मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन है वो आपको क्लियर करवाता जाऊंगा और किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। आगे हम जब किताब में आगे बढ़ते हैं तो आंतरिक प्रवास की धाराओं के बाद में हमें कुछ आंकड़े देखते हैं हम, देखो। और 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो सन 2011 की जो जनगणना है इसमें भारत में 2011 में भारत में 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ, या 50 लाख व्यक्ति है वो आए।
यानी 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश के अंदर 50 लाख व्यक्ति हैं वो दूसरे देशों से आए। तो भारत में 50 लाख व्यक्तियों का क्या हुआ, प्रवास हुआ दूसरे देशों में। और इसमें भी 88.9% पड़ोसी देशों से। और इसका भी मैं बात करूं, पड़ोसी देशों के अंदर भी मैं देखूं तो पड़ोसी देशों में भी सर्वाधिक किस देश से थे, तो बांग्लादेश जो भारत के हाथ के नीचे, आपने देश देखा होगा 7 सिस्टर राज्यों के नीचे मानचित्र, तो एक दिन आपका पूरा मानचित्र भी करवाएंगे विश्व और भारत का इसी ऑनलाइन क्लास में। तो आप सबने पहले से मानचित्र पढ़ रखा होगा कि भारत के हाथ के नीचे कौन है, बांग्लादेश, 7 सिस्टर राज्यों पश्चिम बंगाल के आगे। तो उस बांग्लादेश से सबसे ज्यादा प्रवासी भारत आए। दूसरा स्थान जो आता है वो है, दूसरे नंबर पर आए नेपाल से। नेपाल भारत की गोद में बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के ऊपर, तो ये नेपाल। और तीसरा जो प्रमुख देश था वो था पाकिस्तान। तो ये 3 देशों से सर्वाधिक प्रवासी भारत आए। तो यहां एक चीज ध्यान में रखना, आप प्रश्न पूछ सकता है सन 2011 में भारत में कितने विदेशी प्रवासी आए या कितने व्यक्ति भारत आए, तो 50 लाख व्यक्ति भारत आए। इसमें से भी सबसे ज्यादा किन देशों के थे, तो पड़ोसी देशों के थे। और पूछ सकता है पड़ोसी देशों से भारत में कितने प्रतिशत प्रवासी आए, तो 88.9% आए। आपको पता है बांग्लादेश, नेपाल, इन देशों के लिए तो भारत तो अमेरिका ही है, ये सब नौकरी पैसा करने के लिए है। आपको पता है भारत आ जाते हैं क्योंकि इन देशों की करेंसी से भारत की करेंसी मजबूत है। और सबसे ज्यादा किस देश से आए, तो बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से आए। तो यहां आपको ये आंकड़े कुछ ध्यान में रखना। एक चीज और देखना, देश के अंदर भी हम बात करते हैं, देश के अंदर राज्यों के अंदर बात करें तो देश में सर्वाधिक, हमारी किताब में कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं कि देश में सर्वाधिक आप्रवास का मतलब जानते हो, जहां लोग सबसे ज्यादा आते हैं, वो अभी आपने प्रवास के प्रकार में पढ़ा। तो सर्वाधिक आप्रवास मतलब जहां लोग सर्वाधिक आते हैं। तो देश में सर्वाधिक आप्रवास है वो हुआ है महाराष्ट्र में। देश में सर्वाधिक आप्रवास होता है महाराष्ट्र में। क्यों? यहां मुंबई है, एक आर्थिक दृष्टि से आपने पढ़ा है, औद्योगिक दृष्टि से मजबूत राज्य है। इस राज्य के अंदर लोग नौकरी करने के लिए दूसरे राज्य, प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ अपने राजस्थान के लोग हैं वो भी महाराष्ट्र की तरफ क्या करते हैं, पलायन करते हैं। दूसरा जो देश में राज्य है प्रमुख रूप से प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने में, उसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का स्थान आता है। तो महाराष्ट्र के बाद में दूसरा है दिल्ली। और तीसरे में बात करूं तो तीसरा प्रमुख रूप से है गुजरात। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या अपनी ओर बुलाते हैं। तो देश में सर्वाधिक प्रवासी कहां आते हैं देश के अंदर, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात। एक चीज और देखते हैं, देश में सर्वाधिक उत्प्रवास कहां होता है। उत्प्रवास मतलब छोड़कर स्थान किन राज्यों में जाते हैं। तो देश में सर्वाधिक उत्प्रवास के अंदर 1 नंबर पे है बिहार, दूसरे पे आपका है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो ये ऐसे राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, जिनसे लोग हैं वो सर्वाधिक उत्प्रवास करते हैं। क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा कि जनसंख्या उत्तर प्रदेश और बिहार की ज़्यादा है, और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से इन राज्यों में रोजगार की समस्या रहती है, और रोजगार नहीं मिलने पर ये व्यक्ति दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए चले जाते हैं। जैसे अपने क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि फसल काटने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो बिहार और यूपी के जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं रोजगार के लिए। तो इन राज्यों में सर्वाधिक उत्प्रवास होता है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक आप्रवास किस राज्य में, महाराष्ट्र में, और सर्वाधिक उत्प्रवास किस राज्य में, बिहार में।
तो ये कुछ आंकड़े थे, इन आंकड़ों में ध्यान रखना। 2011 में कितने प्रवासी भारत आए? 50 लाख। सबसे ज्यादा पड़ोसी देशों से कितने थे? उनकी संख्या 88.9%। और किस देश के प्रवासी भारत में सर्वाधिक आए थे? पड़ोसी देश के भारत में आने वाले सर्वाधिक प्रवासी किस देश के थे? बांग्लादेश। देश में सर्वाधिक आप्रवास किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र। और उत्प्रवास किस में होता है? बिहार। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं और स्थिति देखते हैं। तो ये तो हमने कुछ प्रवास के बारे में पढ़ा, प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। अब प्रकार के बाद में हम बात करते हैं प्रवास के कारणों की, कि क्या कारण है लोग एक स्थान को छोड़कर जाते हैं या दूसरे स्थान की तरफ आते हैं। इसका कारण क्या है? तो प्रवास के कारण या कारक, कारण की जगह आपको शब्द लिख के दे सकता है एग्जाम में कारक, कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले हमारी बुक ने 2 कारक बताए हैं। एक होता है प्रतिकर्षक कारक, प्रतिकर्षक कारक, और दूसरा होता है अपकर्षक कारक, अपकर्षक कारक, यानी प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक कारक। प्रतिकर्षक कारक क्या होता है? तो प्रतिकर्षक कारक वे होते हैं जो व्यक्ति को मूल स्थान छुड़वाने के लिए बाध्य करते हैं, यानी ऐसे कारण जिनकी वजह से व्यक्ति को मूल स्थान छोड़ना पड़ता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, आजकल देश में समस्या चल रही है बेरोजगारी की। अब कोई व्यक्ति बेरोजगार है, बैठा है, रोजगार नहीं मिल रहा, तो वो उस गांव में बैठ के क्या करेगा? वो अपने रोजगार की तलाश करेगा, और जहां उसको रोजगार मिल गया, अब उसका अपकर्षक कारक कौन सा हो जाएगा? जहां उसको रोजगार मिलेगा वहां वो जाएगा। तो प्रतिकर्षक कारक वो होते हैं जो व्यक्ति को मूल स्थान छुड़वाने के लिए बाध्य करते हैं, और अपकर्षक कारक वो होते हैं जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहां इनकी परिभाषा थोड़ी लिख सकते हो आप। प्रतिकर्षक कारक तो आप लिख सकते हो वे कारक जो व्यक्ति को मूल स्थान छुड़वाने के लिए बाध्य करते हैं, मूल स्थान छुड़वाने के लिए बाध्य करते हैं। वो कारक कौन से कहलाते हैं? प्रतिकर्षक कारक। और अपकर्षक कारक कौन से होते हैं? वे कारक या वे कारण जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो कहलाते हैं अपकर्षक कारक। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो आपको पता है बेरोजगारी की वजह से वो इस स्थान को छोड़ देगा, और बेरोजगारी की वजह से जिसने स्थान छोड़ा तो आपको पता ही है बेरोजगारी के लिए छोड़ा तो उसको रोजगार चाहिए, और किस स्थान पर जाएगा? जहां रोजगार होगा। तो अपकर्षक कारक के अंदर आएगा रोजगार, और प्रतिकर्षक कारक में क्या आएगा? बेरोजगारी। यहां एक बार देखना, प्रतिकर्षक कारक क्या होते हैं? वे कारक जो व्यक्ति को मूल स्थान छुड़वाने के लिए बाध्य करते हैं। और अपकर्षक कारक क्या होते हैं? वे कारक जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहां हम कुछ अपकर्षक और प्रतिकर्षक कारक देखते हैं। ये इनकी परिभाषा है, याद रखना, पूछ सकता है। प्रतिकर्षक कारक कौन कौन से होते हैं और अपकर्षक कारक कौन कौन से होते हैं? प्रतिकर्षक में आपने जैसे समझा कि वो कारक जिसकी वजह से मूल स्थान छोड़ता है, तो सबसे पहला तो कारण आप लिख सकते हो बेरोजगारी। ज्यादातर लोग हैं वो रोजगार नहीं मिलने की वजह से जब बेरोजगार होते हैं तो अपने स्थान को छोड़कर जहां रोजगार मिलता है वहां चले जाते हैं। दूसरा, ज्यादातर लोग आपने ये भी देखा होगा कि जो पैसे वाले लोग हैं वो रहन सहन की निम्न दशा जहां होती है वहां नहीं रहते। तो रहन सहन की निम्न दशा, इस रहन सहन की निम्न दशा की वजह से भी आपको क्या पता है कि लोग स्थान को छोड़ देते हैं। और विशेष करके शादी करने के बाद में, जो शादी कर देते हैं ना, तो उसके बाद में जो घर वाले आते हैं कि जो व्यक्ति पहले से रह रहा है वो तो माहौल में घुला मिला है, और आपको पता है जो बाद में आवे ने मैं कह के बोले ओ गांव, ये गांव में क्या को मन लगे, तो उसकी वजह से आपको पता है। तो
दूसरा कारण आप याद रखना, रहन सहन की निम्न दशा की वजह से लोग स्थान छोड़ देते हैं। तीसरा एक कारण और भी है, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा कैसे? जैसे आपने पढ़ा होगा कि कुछ स्थानों पर बाढ़, भूकंप, ऐसी चीजें अधिक आती है। विशेष तौर पर कोसी नदी के बारे में सुना होगा बिहार के अंदर। तो ये ऐसी नदियां जिनमें बाढ़ आती रहती है, भूकंप का डर है। तो जो लोग इन चीज़ों से परेशान रहते हैं वो उन स्थानों को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। और चौथा कारण है राजनीतिक अशांति। राजनीतिक अशांति का मतलब कि जिस राज्य के अंदर आतंकवाद जैसी घटना, गुंडागर्दी की घटना, वसूली वाले लोग आने लग जाते हैं ना, तब आपको पता है लोगों को डर का माहौल पैदा होता है और उसकी वजह से उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। राजनीतिक अशांति का उदाहरण आप लिख सकते हो जम्मू और कश्मीर। ब्राह्मणों ने पलायन कर लिया था न, कारण यही था। क्यों? क्योंकि वहां राजनीतिक अशांति पनपी और अपनी सुरक्षा नहीं मिलने के ऊपर हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण कश्मीर छोड़कर आ गए थे। तो ये प्रमुख कारण है। बेरोजगारी की वजह से कोई स्थान छोड़ेगा, रहन सहन की निम्न दशा की वजह से स्थान छोड़ेगा, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से लोग स्थान छोड़ देते हैं और राजनीतिक अशांति की तरफ से, अशांति से भी लोग स्थान छोड़ देते हैं। अब आपको पता है जिसने बेरोजगारी की वजह से स्थान छोड़ा है तो वो कहां जाएगा? जहां उसको रोजगार मिले। तो अपकर्षक कारक में आप लिख सकते हो रोजगार। जिसकी रहन सहन की निम्न दशा है वो कहां जाएगा? और जिसने रहन सहन की निम्न दशा की वजह से गांव छोड़ा है तो वो जाएगा उच्च जीवन यापन की दशा में। तो उच्च जीवन यापन दशा क्षेत्र में, यापन क्षेत्र में जहां अच्छी फैसिलिटी मिलेगी उस क्षेत्र में जाकर क्या होगा? वो बसेगा। तो जीवन यापन की उच्च दशा में वो जाएगा। तीसरा, जो प्राकृतिक आपदा की वजह से जिसने क्षेत्र छोड़ा है तो वो अनुकूल जलवायु में। जब उसको प्रकृति की जो समस्या आ रही थी उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी तो वो अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र में जाएगा कि कोई आगे दिक्कत नहीं हो। और जो राजनीतिक अशांति की वजह से छोड़ते हैं तो वो सुरक्षित स्थान पे आएंगे। और उनके लिए सुरक्षित स्थान कौन सा होगा? जहां शांति हो और कानून व्यवस्था अच्छी हो। सुरक्षा, शांति और सुरक्षा वाले स्थान पर आएगा। तो प्रतिकर्षक कारकों में क्या क्या है एक बार देखना। बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा, प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक अशांति। अपकर्षक कारकों में क्या क्या है? कौन से कारक है जो व्यक्ति को आकर्षित करते हैं? तो रोजगार, रहन सहन की उच्च दशाएं, अनुकूल जलवायु, शांति व सुरक्षा व्यवस्था। इसके अलावा बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्रतिकर्षक कारकों में आप लिख सकते हो निम्न शैक्षणिक सुविधाएं और अपकर्षक कारकों में लिख सकते हो उच्च शैक्षणिक सुविधाएं। यहां से आपसे एक प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये सारणी उसका परफेक्ट उत्तर है। प्रतिकर्षक कारण में बेरोजगारी, जबकि अपकर्षक कारक में रोजगार। प्रतिकर्षक कारक में रहन सहन की निम्न दशा और अपकर्षक कारक में उच्च दशाएं। यहाँ प्राकृतिक आपदा, यहाँ अनुकूल जलवायु, यहाँ राजनीतिक अशांति, यहाँ शांति व सुरक्षा। तो यहाँ से कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। प्रतिकर्षक कारक कौन कौन से हैं वो पूछ सकता है। प्रतिकर्षक कारक कहते किसे हैं वो पूछ सकता है। अपकर्षक कारक किसे कहते हैं? तो वो स्थान जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रमुख अपकर्षक कारक कौन कौन से हैं? जिन की वजह से व्यक्ति प्रभावित होता है जिस स्थान पर आता है। और प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक कारक में अंतर भी पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का एक प्रमुख बड़े प्रश्नों के लिए प्रश्न भी बनता है, प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम। अब हम चर्चा करते हैं प्रवास के परिणामों की। तो देखो, प्रवास के मैं पहले परिणाम लिखता हूं। प्रवास के प्रमुख रूप से हम हमारी बुक में 4 परिणाम दे रखे हैं। सबसे पहला तो आर्थिक परिणाम, दूसरा प्रवास का है जनानकीय परिणाम, जनानकीय परिणाम। तीसरा जो हमें दे रखा है वो है पर्यावरणीय या सामाजिक परिणाम, सामाजिक परिणाम।
और अंतिम चौथा है पर्यावरणीय परिणाम। तो प्रवास के 4 परिणाम, आर्थिक परिणाम, जननांगीय परिणाम, सामाजिक परिणाम और पर्यावरणीय परिणाम। यहां हम देखते हैं कि ये आर्थिक परिणाम है वो उसमें क्या होता है। तो आर्थिक परिणाम में आपको पता है धन से संबंधित है। तो प्रवास से इस आर्थिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके अंदर मैं आपको 2 उदाहरणों से समझा सकता हूं, क्योंकि बड़ा प्रश्न आप समझोगे तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, याद करना मुश्किल होता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि आर्थिक परिणाम के अंदर एक तो जो अपने विदेशी मुद्रा आती है उसको हुंडी बोला जाता है। जो विदेश में रह रहा है वो अपने घर जो पैसा बोलते हैं भेजते हैं तो उसको हुंडिया बोला जाता है। जिनके घर में कोई विदेश रह रहा है तो उनको अच्छे से पता होगा। तो जो ये विदेशी हुंडियां होती है ना, विदेशी हुंडियां, क्योंकि कोई व्यक्ति विदेश रह रहा है तो विदेशी हुंडियों से आपको पता है कि विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और विदेशी मुद्रा आप जानते ही हो, कोई व्यक्ति विदेश वही जाएगा जहां की करेंसी भारत से अच्छी हो। भारत का व्यक्ति नेपाल नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां यहाँ के कम पैसे होंगे। कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा? वहां जाएगा जहां भारत वहां का 1 रुपया और भारत के 70-80 रुपये बनते हो। जैसे अमेरिका की बात करें तो $1 80-90 रुपए के बराबर है। तो कोई व्यक्ति अमेरिका जाएगा तो वहां अगर 10 रुपए मिल गए तो यहाँ के आपको पता है डायरेक्ट 800 रुपए हो गए। तो जो विदेशी हुंडियां है, विदेशी हुंडियां, इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और विदेशी मुद्रा से आपको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरती है और संबंधित व्यक्ति की अर्थव्यवस्था पर भी क्या पड़ता है, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और विदेशी हुंडियों के अंदर देखा जाए, विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा है वो पंजाब, दूसरा दक्षिण का राज्य है केरल और तीसरा है तमिलनाडु। ये देश में 3 ऐसे राज्य हैं जिनके नागरिक सबसे ज्यादा विदेशों में रहते हैं और सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा क्या करते हैं, ये अर्जित करते हैं। तो एक तो आर्थिक परिणाम में ये फायदा हो गया। दूसरा इससे ये होता है कि विदेशों में जब प्रवास किया तो विदेशी प्रवास की वजह से ही अब हमने देखा कि सर्वाधिक विदेश के अंदर पंजाब, कनाडा वगैरह रहते हैं। तो इस विदेशी प्रवास से वहां क्या हुआ कि जैसे हमारे देश में हरित क्रांति, तो ये हरित क्रांति है, ये हरित क्रांति की सफलता का कारण देखो। पहले देखते हैं हरित क्रांति कहाँ सफल हुई। तो हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा या हम ये कह सकते हैं उत्तर भारत। कारण क्या था कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के जो लोग थे, कृषि क्षेत्रों के लोग थे, ये जब विदेश गए तो वहां उन्होंने तकनीकी देखी कृषि की। और जैसे ही आपको पता है कि स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की तो इन लोगों ने उसको तत्काल अपना लिया, क्योंकि इन्हें पता था, इन्होंने विदेश गए हुए थे तो इसलिए इनको पता था। और फायदा ये हुआ कि भारत में हरित क्रांति क्या हो गई, सफल हो गई। तो आर्थिक परिणाम में आप लिख सकते हो कि विदेशी हुंडियों से जो विदेशी मुद्रा मिलती है इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। देश में पंजाब, केरल और तमिलनाडु इसके क्या है, उदाहरण। दूसरा, विदेशी प्रवास से हरित क्रांति जैसी योजनाओं को लागू करने में सफलता प्राप्त हुई थी और यह सफलतापूर्वक पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के अंदर क्या हुई थी, सफल। तो ये प्रवास का ही कारण था हरित क्रांति। अगर लोगों को पता ही नहीं होता, पंजाब के लोगों को, और लोगों ने क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि पंजाब के लोग उस क्षेत्र में रहते थे, उन्होंने ऐसी तकनीकी देखी थी। जब सरकार ने ये योजना रखी तो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इस प्रकार प्रवास के आर्थिक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जननांगीय परिणाम में क्या होता है, देखो जननांगीय परिणाम में क्या होता है कि प्रवास में किसी क्षेत्र से जब व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, जैसे एक गांव के 10 पुरुष है, वो किसी शहर में चले गए, तो आपको पता है वहां उस शहर में जाएंगे तो वहां पुरुषों की संख्या बढ़ेगी, महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम। अब अगर ये बूढ़े व्यक्ति गए हैं तो वहां की आयु संरचना में भी क्या कर देंगे, परिवर्तन, उन लोगों की औसत उम्र बढ़ जाएगी। तो जननांगीय परिणाम में हम ये कह सकते हैं कि प्रवास से किसी क्षेत्र में लिंग संरचना, लिंग साक्षरता, अनपढ़ गए तो आपको पता है साक्षरता दर भी क्या हो जाएगी, चेंज, लिंग साक्षरता, आयु वर्ग आदि में परिवर्तन, आदि में
परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये जनानिकीय संरचना का प्रभाव पूछ सकता है अलग से कि प्रवास का जनानिकीय परिणाम लिखिए, तो आप लिखोगे प्रवास से किसी क्षेत्र में लिंग, साक्षरता, आयु वर्ग आदि में परिवर्तन देखने को मिलता है। सामाजिक परिणाम में क्या होता है? सामाजिक परिणाम में ये होता है कि जैसे कोई शिक्षित शहर का व्यक्ति गांव की तरफ आता है तो अच्छे विचार, जैसे बालिका शिक्षा हो गया, अन्य कोई टेक्नोलॉजी शिक्षित चीजें हो गई, तो उससे लोगों को जागरूक करता है, अंधविश्वासों से निकालने की क्या करता है कोशिश करता है। और कोई गांव वाला अंधविश्वासी चला गया तो वो वहां जाकर क्या करता है, फिर अंधविश्वास फैलाएगा। तो इस प्रकार से जो सामाजिक जीवन है उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन। सामाजिक परिणाम में हम लिख सकते हैं कि नए विचारों का नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार। और इसके अंदर आप बेस्ट उदाहरण लिख सकते हो। आजकल तो गांवों की लड़कियां पढ़ने में शहरों से भी आगे निकल रही है, लेकिन इसकी शुरुआत की थी शहरों से। तो आप लिख सकते हो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार, और उदाहरण लिख सकते हो बालिका शिक्षा। जिस प्रकार से भारत में बालिका शिक्षा है, पहले महिलाओं को, आपको पता आज़ादी के समय तो 1% महिला नहीं थी, तो इसकी अच्छे लोग शुरुआत है वो शहरों से हुई। और फिर गाँवों में शहरों के लोग जब गाँवों के अटैच में आए तो उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, और आज आपको पता है कि गांव ढाणी हर तक बालिका शिक्षाओं में क्या है, अग्रणीय है। हर बोर्ड के रिजल्ट में ये सर्वोपरि देखने को मिलती है। अगला आता है पर्यावरणीय परिणाम, और ये सब परिणामों से सबसे अच्छा परिणाम है। और बोर्ड एग्जाम की तरह से यहाँ से अगर प्रश्न उठाता है तो इसको जरूर डाल सकता है। तो पर्यावरणीय परिणाम में हम देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र से लोग रोजगार करने के लिए शहरों में जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र से जब नगरीय क्षेत्र के अंदर लोग अधिक मात्रा में जाएंगे, क्षेत्र में अधिक प्रवास होगा, तो आपको पता है फिर उस नगर का तो काम हो गया। जैसे धारावी बस्ती मुंबई की हमने पढ़ी है, अगर गांवों के लोग, हम सारे राजस्थान वाले जयपुर की तरफ चलने लग जाएं तो जयपुर में ना तो रहने के लिए ज़मीन मिलेगी, ना वहाँ, और बहुत सारी दुविधाएं क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। और उस स्थिति में आपको पता है कि अधिक प्रवास से गंदी बस्तियों का निर्माण, एक चीज़ तो होती है गंदी बस्तियों का निर्माण होगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी तो तंबू तानकर लोग रहते हैं, जैसे धारावी मुंबई के अंदर आपने पढ़ा है। दूसरा हम देखेंगे जल प्रदूषण। इतने लोगों को स्वच्छ पानी कहाँ से मिलेगा? तो संबंधित क्षेत्र में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। अत्यधिक जनसंख्या से तो यही होता है। और तीसरी चीज, लोग जाकर बसेंगे वो कोई व्यवस्थित थोड़ी बसेंगे, तो वहां ठोस कचरा निपटान जैसी समस्याएं क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, निपटान की समस्या। तो यहां से आप इन चारों पॉइंटों को इन हिंटों के द्वारा विस्तृत रूप से रख सकते हो। एक बार देखना, प्रवास के कितने परिणाम है? 4 परिणाम। आर्थिक परिणाम में आप लिख सकते हो कि विदेशी हुंडियों से विदेशी मुद्रा मिलती है, जिससे संबंधित क्षेत्र क्या होता है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है। और हरित क्रांति जैसी जो योजनाएं होती है उनको सफल बनाने में भी क्या मिलती है, उनको सफल बनाने में सहयोग मिलता है। जनानिकीय परिणाम में हम देखते हैं कि एक क्षेत्र के लोग जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के लिंगानुपात, साक्षरता, आयु वर्ग आदि में परिवर्तन देखने को मिलता है। सामाजिक परिणाम में क्या होता है कि सामाजिक परिणाम में जब एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो अपने जो विचार होते हैं उन विचारों का क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। और फिर आपको पता है कि संबंधित क्षेत्र में नए विचारों से का अग्रसर होता है। इसके लिए उदाहरण लिख सकते हो, नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा का प्रसार। पर्यावरणीय परिणाम में क्या देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जब नगरों में अधिक लोग जाते हैं तो वहां गंदी बस्तियां, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठोस कचरा निपटान आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये हुआ आपका प्रवास के परिणाम। तो प्रवास के 4 परिणाम, आर्थिक परिणाम, जनानिकीय परिणाम, सामाजिक परिणाम और पर्यावरणीय परिणाम। डायरेक्ट भी पूछ सकता है 1 नंबर में कि प्रवास के कोई 4 परिणाम लिखो।
एक चीज आपकी किताब में और लिखी है, क्योंकि प्रवास चल रहा था और हमने देखा कि देश में सर्वाधिक जो प्रवास है वो विवाह से, सर्वाधिक प्रवास है वो विवाह से होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब महिलाओं की शादी होती है तो वो विवाह के बाद में अपने गांव को छोड़कर ससुराल चली जाती है, तो उसका क्या हो गया, प्रवास हो गया। और हरियाणा जैसे राज्यों के तो बड़ी समस्या रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको पता है राजस्थान इधर शादियां कर देते हैं तो उनके राज्य में भी नहीं रुकते। तो सर्वाधिक प्रवास है वो विवाह की वजह से होता है। देश में पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक प्रवास किसकी वजह से होता है, विवाह है। लेकिन यह तो आपको पता है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि देश में एक ऐसा राज्य है जिसका नाम है मेघालय, और इस मेघालय के अंदर है वो शादी के बाद, विवाह के बाद में महिला प्रवास होता है ना, जो सामान्य महिला नहीं होकर पुरुष प्रवास होता है। विवाह है पर मेघालय में विवाह है पर पुरुष प्रवास होता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि मेघालय में विवाह का जो कानून है वो अलग है। कैसे अलग है? कि यहाँ कुछ जनजातियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां, ऐसी पहाड़ियों के नाम सुने हैं, वो वहाँ की जनजातियों के ऊपर ही है। तो ऐसे कुछ जनजातियां हैं और उन जनजातियों में ये होता है कि वहाँ बारात पुरुष लेकर नहीं जाता, महिला लेकर जाते हैं। और शादी के बाद आपको पता है, शादी के बाद पुरुष महिला के घर आता है, पुरुष महिला के घर जमाई बनकर। यहां मौज है देखो पुरुषों के, तो महिलाएं पुरुषों को शादी करके अपने घर में लाती है। तो इस राज्य के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ जो प्रवास है शादी के बाद वो पुरुषों का होता है, न महिलाओं का। तो प्रश्न पूछ सकता है किस राज्य में शादी के बाद पुरुष प्रवास होता है? तो मेघालय में। बाकी आपको पता है देश में शादी के बाद सर्वाधिक प्रवास किनका होता है? महिलाओं का। और देश में सबसे ज्यादा प्रवास भी किससे होता है? विवाह से होता है। तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने जैसे आपको बोला कि एक वीडियो में इसको कंप्लीट करूंगा, वैसे मैंने किया। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने प्रवास की परिभाषा पढ़ी कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कारणवश से स्थानांतरण क्या कहलाता है? प्रवास। फिर हमने प्रवास के प्रकार पढ़े, दो प्रकार, उत्प्रवास और अप्रवास। उत्प्रवास क्या होता है? जिस स्थान को छोड़ता है वो छोड़ा गया स्थान उसका उत्प्रवास, और जिस स्थान पर व्यक्ति आता है वो उसका क्या कहलाता है? अप्रवास। फिर हमने पढ़ी प्रवास की धारा, दो धाराएं, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास क्या होता है? देश के अंदर होने वाला प्रवास। फिर हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है? दो देशों के मध्य होने वाला प्रवास। फिर हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की धाराएं, चार धाराएं पढ़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की। गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से शहर, शहर से गांव। और फिर हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारक। तो दो कारक थे और सबसे मोस्ट थे, प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक कारक। प्रतिकर्षक कारकों में बेरोजगारी पड़ी थी, हमने परिवहन की अच्छी सुविधा पढ़ी थी, चिकित्सा की अच्छी सुविधा पढ़ी थी, रहन सहन की निम्न दशाएं, नहीं, प्रतिकर्षक कारकों में शिक्षा की निम्न दशाएं पढ़ी थी, रहन सहन की निम्न दशा पढ़ी थी, प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक अशांति। ऐसे ही हमने अपकर्षक कारकों में रोजगार, जीवन यापन की उच्च दशा, अनुकूलन, जलवायु और शांति व सुरक्षा। और फिर हमने पढ़ा था प्रवास के परिणाम, जिसमें आर्थिक परिणाम, जननांगीय परिणाम थे और सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम थे। और फिर हमने पढ़ा कि जो मेघालय है इसके अंदर विवाह कानून अलग क्यों है? तो यहाँ शादी के बाद पुरुष महिलाओं के घर आते हैं तो यहाँ पुरुषों का प्रवास होता है। इसी के साथ आपका चैप्टर लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो अभी आपको जय हिंद।